गुड इवनिंग बच्चे लोग। आज आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये है, देखिए कि प्राचीन भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास में गुप्त काल का क्या योगदान था और किन कारणों से इस काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, आए दिन आते रहता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, इस दो जगह तो बहुत आता है। और देखो, ये क्वेश्चंस में एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोगों ने खूब सुना होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन हो जाता है। दोनों में एक ही आंसर आएगा कि देखो, प्राचीन काल में सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन बनाना है, फिर बॉडी बनाना है, फिर कंक्लूड करना है। इंट्रोडक्शन में दीजिएगा कि गुप्त काल जो है वो राजनीतिक रूप से केंद्रीकृत एकीकृत शासन व्यवस्था थी। केंद्रीकृत एकीकृत राज व्यवस्था होने के कारण इसकी व्यापारिक गतिविधियां उन्नत थी। अंतर्देशीय और अंतर्देशीय दोनों प्रकार का व्यापार था। और चूंकि मुद्रा का प्रवाह बहुत ज़्यादा था, तो स्वाभाविक है कि मुद्रा का जब प्रवाह ज़्यादा होगा तो उसका सांस्कृतिक विरासत समृद्ध होगा। इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे पहले देखो, इसमें दिखाना है राजनीतिक स्टेबिलिटी। इस वंश का प्रथम शासक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, लेकिन समुद्रगुप्त ने राजनीतिक विजय अभियान प्रारंभ किया, जिसका प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति है। और प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट है, उसने उत्तर भारत के 12, दक्षिण भारत के 9 और अन्य छोटे मोटे राजाओं को कुल 40 युद्ध किया था और 40 युद्धों का विजेता था। और उसने एक समृद्ध भारत की नींव रखी, और वो पहला शासक है गुप्त काल का जिसने सफलतम अश्वमेध यज्ञ किया। और जिस प्रकार से गुप्त शासक परम भट्टारक, परम भागवत की उपाधि धारण करता है, उससे ये स्पष्ट होता है कि बिल्कुल केंद्रीकृत एकीकृत क्या था, उसका शासन व्यवस्था था। और जब उससे आगे चंद्रगुप्त द्वितीय आया तो उसके काल में कला और संस्कृति के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ। या अतिशयोक्ति ना सही, ये तो बिल्कुल सही है कि उसके बाद भारत का पतन ही हुआ है, उत्थान नहीं हुआ, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो डेवलपमेंट हुआ उसका मुख्य कारण है आर्थिक विकास। देखो, भारत में अंतर्देशीय और अंतःदेशीय दोनों प्रकार का व्यापार मौर्योत्तर काल से ही शुरू हो गया था। मौर्यों ने जो समृद्धि प्रदान किया मौर्योत्तर काल में, और मौर्योत्तर काल में ही रोम से, यूनान से, मिस्र से, सीरिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, श्रीलंका से व्यापार होता था। गुप्त काल जब राजनीतिक रूप से एकीकृत हुआ तो आप जानते हैं कि जितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है। इतना सोने का प्रवाह हुआ भारत में कि आम आदमी भी सोने के सिक्के का प्रयोग करने लगा। आप सब लोग जान रहे होंगे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इन लोगों ने 5-5 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। तो स्वाभाविक है इस व्यापार के लिए जिम्मेदार है श्रेणी संगठन और व्यापारी संगठन।
अर्थात भारत ने अपने शिल्प, कुटीर, लघु उद्योग के साथ साथ कृषि उत्पाद के उद्योगों को विश्व भर में प्रसिद्ध किया और उस एवज में स्वर्ण सिक्काएं भारत आई। ये जरूर दिखाना है। अब देखो, जब सरप्लस होगा तो 101% जो है वो आपको क्या करना है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए, स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, दर्शन हो, इन सारे क्षेत्रों में बेहतरीन काम हुआ है। जहाँ तक स्थापत्य की बात है तो मुगल गुप्त काल के स्थापत्य का अवशेष देवघर, झांसी, नाचना कुठार, भूमरा इत्यादि से प्राप्त होता है, जिसमें पत्थरों के मंदिरों का निर्माण किया जाता था, पत्थरों को काटकर। और ध्यान रखना कि गुप्त काल के मंदिरों में शिखर नहीं निकाला जाता था। अपवाद के तौर पर देवघर, झांसी में सिर्फ शिखर निकाला गया है, जो दशावतार मंदिर है। इसी प्रकार यदि हम बात करें मूर्ति कला का, तो गुप्तकालीन मूर्ति कला किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभाव से मुक्त है। पूर्ण रूपेण उस पर भारतीय प्रभाव है, चाहे वो कथानक की बात हो, चाहे वो क्या हो, तकनीक की बात हो। और गुप्त काल के जो प्रसिद्ध मूर्ति हैं वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से मिलते हैं। हिंदू धर्म में दशावतार मंदिर देवघर में भगवान विष्णु का अनंत साई मुद्रा, काशी में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, इसी प्रकार करमदंडा में चतुर्मुखी अभिलेख और उदयगिरी गुफा में भगवान विष्णु के बराह अवतार की मूर्तियाँ, खोह में एक लिंगी महादेव की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म में सारनाथ, मथुरा और बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज से तांबे से प्राप्त बुद्ध की मूर्तियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जो अभय की मुद्रा में, भूमि स्पर्श की मुद्रा में और ध्यान की मुद्रा में हैं। तो तीसरी चीज़ जो है वो है चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला का अवशेष अजंता और बाघ से मिला है। अजंता का गुफा नंबर 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित है, जातक कथाओं से प्रभावित है। गुफा नंबर 17 को तो चित्रशाला कहा गया है। इसमें मरणासन्न राजकुमारी और एक शिशु और माँ की मृत्यु, जो यशोधरा और राहुल है, भाव विह्वल कर देने वाली चित्रकला है ये। इसमें चित्रों के साथ साथ रंगों का भी प्रयोग हुआ है। लाल, भूरा, काला, सफ़ेद सभी रंगों का प्रयोग किया गया है। और बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये धार्मिक प्रभावों से मुक्त है और मानव के लौकिक जीवन से संबंधित है। इसमें एक संगीत का दरबार दिखाया गया है। इसी प्रकार गुप्तकालीन साहित्य का यदि बात करें तो संस्कृत साहित्य का ये स्वर्ण युग आता है। कालिदास का विक्रमोर्वशीयम, मालवाग्निमित्रम महाकाव्य, ये नाटक है। महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभवम। इसी प्रकार खंड काव्य में ऋतु संहार उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त जो है शूद्रक का मृच्छकटिकम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र,
विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम आदि प्रसिद्ध नाटक हैं। और गुप्त काल में कुछ ऐसे भी महान साहित्यकार हुए हैं जिनकी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके अभिलेख उपलब्ध हैं, जैसे हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति और वीरसेन का उदयगिरी गुफा अभिलेख और भट्टी का मंदसौर अभिलेख। ये किसी से कमतर नहीं है। यदि विज्ञान की बात करें, आर्यभट्ट इसी काल में हुए जिन्होंने पाई का मान दिया, दशमलव का खोज किया, पहली बार बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात बताई। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया, जिसमें ये बताया गया कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे आप लोग न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में जानते हो। इसका वास्तविक निर्माता वास्तव में ब्रह्मगुप्त हैं। इसी प्रकार भास्कर आए, जिन्होंने जो ज्योतिष के महान विद्वान हुए। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में कई कार्य किए गए। एक हतस्य आयुर्वेद नाम की पुस्तक लिखी गई, जिसमें हाथी के अतिरिक्त अन्य जानवरों के इलाज का लिखा गया है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में महान वैद्य धन्वंतरी रहा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का मेहरौली स्थित लौह स्तंभ तकनीक के लिए आज भी चुनौती है कि कैसा लौह स्तंभ है कि बारिश वर्षा तूफान किसी के कारण उस पर जंग नहीं लगा है। अब कंक्लूड कर दो कि वास्तव में जिस प्रकार से संस्कृति के विभिन्न आयामों में विकास हुआ, जो आज भी भारत की गौरव गाथाओं को याद करता है, साथ ही साथ साहित्य हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, तकनीक हो, स्थापत्य हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, आज भी वो बेजोड़ है और महान भारतीय परंपराओं की को निरंतरता प्रदान करता है, जिसका आज भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब राजनीतिक आर्थिक स्थिरता हो, और ये दोनों गुप्तों ने प्रदान किया था।